नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 जनवरी 2023 के लिए या फिर रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए साथियों, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वाला जो आपके पार्ट जुड़ा है, शॉर्ट में हम जिसको आईसीटी कहते हैं, इसके बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेवल 1 और लेवल 2 के लिए साथियों बेहद उपयोगी प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूँ। देखिएगा, रोज डेली 2 वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर रोज डेली मिल रहे हैं, तो रेगुलर बन कर के रहिएगा, हमारे साथ निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। तो हम बिल्कुल जिस तरीके से तैयारी आपकी करवाने वाले हैं, रेगुलर आपको यहाँ पर डिटेल क्लासेज मिलेगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो रेगुलर यहाँ पर आपको टेस्ट अटेंड करने हैं, क्लासेज लेनी है, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको एग्ज़ाम तक मिल जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। देखो, कुछ नयापन आपको लगेगा इस टेस्ट में। नयापन का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं पढ़ रखी है साथियों, और पढ़ रखी है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर भी टेस्ट देना तो बनता है। तो पहले प्रश्न को देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1। देखो, आईसीटी का ये पहला ही टेस्ट है। इसके पहले मैंने आईसीटी का कोई भी टेस्ट नहीं लिया था, तो आईसीटी का पहला टेस्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध है, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध है आंकड़ों की प्राप्ति से, आंकड़ों के संग्रहण से, आंकड़ों के अध्ययन से और इनमें से सभी से। तो पहले प्रश्न में सही आंसर का चुनाव कीजिए भाई। सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध इनमें से किससे है? देखो, प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर रहेगा साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है, इसका संबंध आंकड़ों की प्राप्ति से भी है, आंकड़ों के संग्रहण से भी है, आंकड़ों के अध्ययन से भी है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। देखो, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक चीज आपको बता दूं साथियों, 1/3 आपके माइनस मार्किंग इस टेस्ट में रहने वाली है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी विद पीएन लोधा नाम से एप्लीकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर भी रेगुलर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप अपनी रैंक देख सकते हो कि इतने बच्चों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक तकनीकी के उपागमों को कितने भागों में बांटा गया है? 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो देखो, जो शैक्षिक तकनीकी है इसका नाम सुना होगा। देखो, आपके ऐसे प्रश्न 100% आने वाले हैं, तो बिल्कुल इनको अच्छी तरह से कवर कीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 2 में शैक्षिक तकनीकी के भागों की बात की जा रही है कि इसके जो उपागम है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो दूसरे प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, शैक्षिक तकनीकी के उपागमों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। सेकंड विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, ये जो 2 भाग है ये कौन कौन से हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि भाई शैक्षिक तकनीकी के उपागमों को 2 भागों में तो बांटा गया है, लेकिन वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो कठोर शिल्प उपागम है और एक कोमल शिल्प उपागम है। ये दोनों ही प्रकार शैक्षिक तकनीकी के उपागमों के हैं साथियों। तो विकल्प 2 आपके फिलहाल यहाँ पर सही है दूसरे प्रश्न में। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कठोर शिल्प उपागम नहीं है? कंप्यूटर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑडियो प्रोजेक्टर और चौक का कार्य। तो जो कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत नहीं आता है उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है। देखो, सेकंड प्रश्न में हमने क्या देखा था कि भाई शैक्षिक तकनीकी के जो उपागम हैं इनको 2 भागों में बांटा था, एक तो कठोर शिल्प उपागम और एक कोमल शिल्प उपागम। तो जो कठोर शिल्प उपागम है वो कौन सा विकल्प में नहीं दे रखा है? देखो, कंप्यूटर भी कठोर शिल्प उपागम है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी कठोर शिल्प उपागम है और ऑडियो प्रोजेक्टर भी कठोर शिल्प उपागम है। लेकिन जो चौक का कार्य होता है साथियों, ये कठोर शिल्प उपागम में नहीं आता है, बल्कि चौक का कार्य किस में आता है? कोमल शिल्प उपागम में आता है। किस में आता है? कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत ये आता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है प्रश्न 3 में? फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 4। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? देखो, आईसीटी में से 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आईसीटी का पूरा नाम क्या है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांसेज है आपके प्रश्न पूछने का। देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आईसीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है साथियों। प्रश्न संख्या 4 में बताइए मित्रों कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो, चौथे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आईसीटी का जो पूरा नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का। देखो, हिंदी में नाम नहीं बताऊंगा, हिंदी में नाम नहीं बताऊंगा। इसका क्यों? क्योंकि उससे भी एक प्रश्न बना रखा है इसी टेस्ट में। तो आपके चौथे प्रश्न में जो सही आंसर है, आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई से बनता है इंफॉर्मेशन, सी से बनता है कम्युनिकेशन और टी से बनता है टेक्नोलॉजी। तो विकल्प 1 इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं साथियों, कौन सा है आपके प्रश्न संख्या 5। तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई एजुकेशन और इनमें से सभी। तो एक बार देख लीजिए विकल्पों को, आपके प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। साथियों, 5वें प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रश्न ने क्या पूछा है। देखो, जितने प्रश्न हैं उसमें से जितने प्रश्न गलत होते हैं तो उसका 1/3 और कम कर लेना सही प्रश्नों में से, फिर कमेंट करना कि हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की जो पहुंच होती है और निष्पादन को इससे बढ़ावा दे होता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई बैंकिंग किससे भी साथियों सरकारी सेवाओं की जो पहुंच है वो बढ़ती है, इसका उपयोग अच्छे से हो सकता है। ई एजुकेशन से भी, जैसे अभी कोरोना का समय आया था तो कोरोना में क्या हुआ था कि स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए थे, कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे, तो ई एजुकेशन दी गई थी बच्चों को मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है, ये सारी ही चीज़ें सरकारी सेवाओं की पहुंच और निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। फोर्थ विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेंगे मित्रों, आपके प्रश्न नंबर 6 क्या है। इनमें से ई बैंकिंग का अन्य नाम क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और इनमें से सभी। तो ई बैंकिंग का अन्य नाम आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 6 में। देखो, ई बैंकिंग मतलब ई का मतलब इंटरनेट के माध्यम से होता है साथियों। तो इंटरनेट के माध्यम से हम जो बैंकिंग करते हैं उसको नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। मोबाइल बैंकिंग जैसे फ़ोन पे वगैरह है, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें ई बैंकिंग के अन्य नाम है। तो कौन सा विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों? विकल्प नंबर 4 आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है, देखो, निम्न में से कौन सा साधन ई लर्निंग में काम नहीं आता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो टेप, ई बुक और पुस्तक। तो जो साधन ई लर्निंग में काम नहीं आता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 7 में करना है। देखो, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से। लर्निंग का मतलब किससे लिया जाता है? सीखने से लिया जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से सीखना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो वीडियो टेप में भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो जाता है, ई बुक में भी इंटरनेट, जैसे कोई भी गूगल पे या फिर अन्य किसी एप्लीकेशन पर बुक है तो हम वहाँ से साथियों मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इसमें ही वो किताब पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ई लर्निंग के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो पुस्तक है साथियों, जिसे जो बच्चों की पुस्तकें होती है तो उसको हम ई लर्निंग के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से आपके चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है आपसे? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, आईआईटीएस के द्वारा किया जाता है, डीईआईटीवाई के द्वारा किया जाता है और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद है तो बताइए, नहीं याद है तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। छोड़ तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको छोड़ दिया आपने कोई बात नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये
आज से पता हो जाना चाहिए कि डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है इसका समन्वय साथियों DEITY के द्वारा किया गया था। थर्ड विकल्प आपका सही है। तो आपने भले यहाँ गलत कर दिया, लेकिन एग्जाम में अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों। अगर एग्जाम में आ जाता है कि भाई डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया गया, तो DEITY आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा को इंटरनेट के माध्यम से अन्य स्थान पर प्रयोग में लेना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, ई बैंकिंग कहलाता है, ई पंजीकरण कहलाता है और ई शासन कहलाता है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर है? देखो इसमें एक शब्द है कि बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा को इंटरनेट के माध्यम से अन्य स्थान पर प्रयोग में लेना। जैसे बैंक हमें कौन कौन सी सेवा प्रदान करता है, जैसे फ़ोन पे है, जैसे पेटीएम है, जैसे रोज़र पे है, मतलब अनेक सारी ये चीज़ें बैंक हमें प्रदान करता है और हम इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से अन्य जगह पर कर रहे हैं। तो इसको ई कॉमर्स कहेंगे, ई बैंकिंग कहेंगे, ई पंजीकरण कहेंगे या ई शासन कहेंगे। तो 9वें प्रश्न में देखो बैंक की सेवा है, तो इंटरनेट सेवा है बैंक की, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? ई बैंकिंग कहा जाएगा। सेकंड विकल्प प्रश्न 9 में सही है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके 10वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो देखिएगा, कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड और माउस। देखो आपके 10 नंबर का है ये टॉपिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक है, ICT वाला। तो ये जो टॉपिक है ये 10 नंबर का टॉपिक है साथियों। इसके कम से कम 10 टेस्ट हम आपको हल करवाने वाले हैं, ताकि आपके इस टॉपिक में से 10 में से एक भी नंबर कम ना हो। देखो कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए हम कोई भी उसको निर्देश देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी निर्देश दिया, कॉपी करने का निर्देश दिया, तो ये जो चीज़ें होती है ये किसके माध्यम से होती है? ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो विकल्प नंबर 2 आपके सही है। प्रश्न 10 में बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेंगे। देखो 11वां प्रश्न क्या है? ROM, रोम का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखो पढ़ रखा होगा रोम और रैम के बारे में, तो आपने सुन रखा होगा। आप जब मोबाइल खरीदते हो तो ये देखते हो कि यार इसकी रोम कितनी है, इसकी रैम कितनी है, देखते हो ये। लेकिन रैम रोम तो हमको पता है, हमने कई बार इस शब्द का नाम सुन रखा है, लेकिन बात यह है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा डिटेल से नाम क्या है। तो देखो विकल्प है रैंडम ऑन मेमोरी, दूसरा है रीड ऑन मेमोरी, तीसरा है रैंडम ओनली मेमोरी और चौथा है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रोम का पूरा नाम आपको 11वें प्रश्न में बताना है। देखो आर से क्या बनता है, तो आर से बनता है रीड। आर का मतलब किससे लिया जाता है? रीड से लिया जाता है। तो रैंडम को तो आप हटा दो यहाँ से। अब ओ से बनता है ऑन, तो चारों ही विकल्प में ओ है, मतलब सॉरी ओ क्या, अब यहाँ पर ओ से ऑन नहीं बनता है, ओ से बनता है ओनली। रीड ओनली मेमोरी, ROM का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैंडम ओनली मेमोरी गलत है, रीड ऑन मेमोरी नहीं, रीड ओनली होना चाहिए, तो ये भी गलत, और रैंडम ऑन मेमोरी ये भी गलत हो गया। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपके? फोर्थ विकल्प प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ विकल्प, ठीक है। 11वें प्रश्न में चौथा विकल्प है। 12वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ फोर्थ सही रहेगा। देखो प्रश्न संख्या 12, RAM का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम पूछा गया है। अभी जैसे रोम का हमने देखा था, तो रोम का पूरा नाम क्या था? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये तो किसका पूरा नाम है? रोम का पूरा नाम है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अब ये आपसे ये रोम की जगह ये भी पूछा जा सकता है कि भाई रैम का पूरा नाम क्या है। तो इसमें विकल्प देखिएगा, रीड आफ्टर मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड एक्सेस मेमोरी। तो इनमें से रैम का पूरा नाम बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो 12वें प्रश्न में यहाँ पर पहले हमने रैम और रोम का पूरा नाम हम देखेंगे साथियों। रोम का क्या था? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी तो रोम का पूरा नाम है। अब यहाँ पर बात की जा रही है रैम की, तो रैम का मतलब रीड से नहीं लिया जाता है, रैंडम से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? रैंडम से लिया जाता है। अब ए का मतलब किससे लिया जाएगा साथियों? अब आपको ये बताना है। तो
यहाँ पर देखिएगा रीड चौथे विकल्प में भी रीड ही दे रखा है, तो फिर एक ही विकल्प बचा है इसमें, तो 12वें प्रश्न में तो आर का मतलब रीड से नहीं लिया जाता है, बल्कि आर का मतलब किससे लिया जाता है, रेंडम से लिया जाता है। मतलब आर ए एम जो रैम है इसमें तो क्या है रेंडम, इस आर ए एम में तो क्या है रेंडम है, और जो रोम है इसका मतलब क्या है रीड है साथियों। रीड ओनली मेमोरी तो रोम है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। ठीक है, दोनों के पूरे नाम लिख लीजिए। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से। विकल्प 3 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर, तो 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और ऑटोमेटिक लोकल यूनिट। तो एएलयू का आपको पूरा नाम बताना है। सारी चीज़ें कंप्यूटर से संबंधित है ये। तो ये पूरे जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं साथियों। 13वें प्रश्न में देखिए, ए का मतलब अर्थमेटिक से लिया जाता है, तो विकल्प 1 तो आपके गलत हो जाता है। अब अर्थमेटिक, अब एल का मतलब लिया जाता है लॉजिकल से साथियों, किससे लिया जाता है, लॉजिकल से, तो ये भी गलत हो गया। मतलब तीसरा विकल्प सही है। ए एल यू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, किसका पूरा नाम है, ए एल यू का पूरा नाम है। विकल्प 3 इसमें भी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। 14वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 14 क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्पीडोमीटर और टैबलेट। तो इनमें से जो एनालॉग कंप्यूटर है उसका उदाहरण आपको प्रश्न संख्या 14 में बताना है। साथियों, एनालॉग कंप्यूटर का जो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है जिस विकल्प में, उस विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 14 में। तो चलिए सही आंसर का चुनाव कर लेते हैं। अच्छा, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहे वो बड़ी बात नहीं है, याद कर लेना है उनको, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? स्पीडोमीटर जो तीसरे विकल्प में दे रखा है, ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किसके आविष्कार के कारण हुआ? टेलीफोन के आविष्कार के कारण हुआ, टेलीविजन के आविष्कार के कारण हुआ, कंप्यूटर के आविष्कार के कारण हुआ, और घड़ी के आविष्कार के कारण हुआ। तो 15वें प्रश्न में देखो, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात की बात की जा रही है साथियों। इसका जो सूत्रपात हुआ वो जिसके आविष्कार के कारण हुआ, तो देखो टेलीफोन के आविष्कार, टेलीविज़न, कंप्यूटर और घड़ी, इन चारों चीज़ों की अगर हम तुलना करें तो सबसे बेस्ट और सटीक आंसर है आपके कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ साथियों, तो इससे ही सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात माना जाता है। किसके आविष्कार से? कंप्यूटर के आविष्कार से। क्योंकि फ़ोन में तो अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें होने लग गई है, लेकिन पहले के जो फ़ोन होते थे वो ओनली बात करने के लिए होते थे साथियों। ठीक है, ओनली बात करने के लिए। फिर धीरे धीरे उनमें मैसेज की शुरुआत हुई, फिर जीमेल की शुरुआत हुई, फिर धीरे ऑडियो वीडियो भी उसमें आने लगे, मतलब और चीज़ें। फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन, और फिर मतलब ये सारी चीज़ें, एप्पल फ़ोन, मतलब जाने क्या क्या टैबलेट वगैरह चीज़ें आती गई धीरे धीरे। लेकिन इसका सूत्रपात किसका आविष्कार से माना जाता है? कंप्यूटर के आविष्कार से माना जाता है। तो विकल्प 3 15वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 16 है, आईसीटी का उपयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक में, भारतीय तकनीकी आयोग में, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक में, और संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान करने में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आईसीटी का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो देखो, ऊपर हमने एक प्रश्न देखा था कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखा था ना ऐसा। तो देखो, इंफॉर्मेशन, आई का मतलब किससे लिया जाता है? इंफॉर्मेशन से लिया जाता है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। सी का मतलब क्या लिया जाता है साथियों? इंफॉर्मेशन। तो देखो, आई का मतलब तो इंफॉर्मेशन मतलब सूचना से हो गया। फिर सी का मतलब लिया जाता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण। और आईसीटी, टी का मतलब टेक्निक, टेक्निक मतलब तकनीक। तो आईसीटी का उपयोग किसके लिया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है।
न कि भारतीय तकनीकी आयोग, न अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक और न ही संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान। इसमें जो सही विकल्प है वो आपके तीसरा विकल्प रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 16 में। बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर, तो आपके 17वां प्रश्न देख लेंगे। देखो 17वां प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 17 है, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई एक किताब लाई गई, एक परियोजना लाई गई, एक अभियान चलाया गया या एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है साथियों ये। तो यहाँ पर देखिए साक्षात नाम क्या है, साक्षात, ये इस प्रकार से इसका नाम है। तो ये क्या है, ये किताब का नाम है, परियोजना है, अभियान है या वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है साथियों। प्रश्न संख्या 17 में आपको बताना है। यहाँ पर ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लाई गई एक तकनीक है, तो ये क्या है ये साथियों। 17वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा, ये जो साक्षात है ये एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। क्या है, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है साथियों। विकल्प 4 आपके 17वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखेंगे। वापस कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें अभी 4-5 दिन हो गए लगभग ऐप को आए हुए। 4-5 दिन में बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ें देने की मैंने कोशिश की है और बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा, इसके लिए दिल से सभी का मैं धन्यवाद दूंगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न, मुख्यतया शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है शोध उपकरण हेतु, शिक्षक अधिगम हेतु, प्रबंध उपकरण हेतु और इनमें से सभी। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही है। मुख्य रूप से जो शैक्षिक कंप्यूटर है ये किसमें प्रयुक्त किया जाता है। देखो शैक्षिक कंप्यूटर का प्रयोग शोध उपकरण में भी किया जाता है, शिक्षक अधिगम में भी किया जाता है, प्रबंध उपकरण में भी किया जाता है और इनमें से सभी। तो यहाँ फोर्थ विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही रहेगा। देखो 19वां क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 है। तो 20 में से जितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ये बताना कि भाई जैसे मान लीजिए जितने प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो उसका 1/3 आपको माइनस भी करना है, फिर उसके बाद ही अपना आंसर कमेंट करना, ठीक है। प्रश्न 19 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 19 से, आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में किया जाता है, प्रदत्तों की व्याख्या करने में किया जाता है, सूचना एकत्रीकरण में किया जाता है और इनमें से सभी। तो बताइए प्रश्न 19 में क्या आंसर रहेगा। देखिए 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 19 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। देखो आईसीटी का जो उपयोग किया जाता है, प्रदत्त विश्लेषण करने के लिए भी आईसीटी का उपयोग करते हैं, प्रदत्तों की व्याख्या भी की जाती है और सूचनाओं का एकत्रीकरण भी इसमें किया जाता है। तो इनमें से सभी वाला जो फोर्थ विकल्प है ये आपका सही आंसर है साथियों। एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। कल भी मैंने 3 टेस्ट डाले थे। जैसे एक तो आपके टेस्ट आया था राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट डाला था। आरटी 2009 का जो टॉपिक है उसमें से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए डाला था। और राजस्थान जीके की जो भूगोल वाली जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें, मतलब भूगोल वाली क्या ऑल सब्जेक्ट की है, भूगोल वाला जो पार्ट है उसमें भी राजस्थान के जो प्राकृतिक वन है, वन्य जीव है, अभयारण्य है, इसके टेस्ट लिए थे। तो एक दिन में 3 टेस्ट कल आए थे और 3 टेस्ट ही आज आ जाएंगे साथियों आपके। तो नेक्स्ट 20वां और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज ऑल सब्जेक्ट की मात्र 99 रुपये में एग्ज़ाम तक रखी गई है, दोनों लेवल के लिए। 99 रुपये में दोनों लेवल के लिए ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है ये, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अंतिम और 20वां प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है, प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है या आंतरिक तकनीकी प्रक्रिया है। तो प्रश्न 20 में सही आंसर का चुनाव करो भाई, कौन सा विकल्प आपके 20 प्रश्न में सही रहेगा। देखो प्रश्न संख्या 20 में जो आपके सही उत्तर है, यहाँ पर बात की जा रही है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो साथियों ये एक प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। क्या है, ये एक प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको वीडियो को पूरा देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को कम से कम 2 जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों।